हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग टेस्ट 24 करेंगे इसमें। अब हम लोग टेस्ट 24 करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी एनटीपीसी का डेट दे दिया है, इसके लिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और रेस लगाते रहिए। चलिए आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या कितना है? तो यह है 3.41%। कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वृक्षावरण लगभग 3.41% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17% है। इसमें वनावरण कितना है? 21.76% है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी या संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? पा 51.91%। कितना है? 51.91%। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? तो ये भारत है। कौन है? भारत। दक्षिण अफ्रीका को हराया था 7 रन से। ये दूसरा खिताब, पहला खिताब 2007 में जीता था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को। करंट अफेयर्स बता चुके, करंट अफेयर का जो सेशन चलता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये मनाया जाता है ये 11 दिसंबर को। हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों का आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? ये बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। ये ढाका है राजधानी, टका है यहाँ का करेंसी, और मोहम्मद यूनिस है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। पिंडार निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? पिंडार है अलकनंदा की सहायक नदी। किसकी है? पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी। पिंडार और अलकनंदा मिलकर कौन सा कहाँ मिलती है? ये पिंडार और अलकनंदा मिलती है ये कर्णप्रयाग में। कहाँ? कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार और अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंद सॉरी अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी ये मिलती है। तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी अगर मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1953 में। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। भारत भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ ये 7 देश जुड़ा हुआ है। कितना देश? 7 देश। कौन कौन सा? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, 5 बांग्लादेश है, और एक पाकिस्तान, म्यां या म्यां पाकिस्तान। ये क्या हो गया यार? छोड़िए इसको, आप भी कंफ्यूज कर जाइएगा। खुद हम कंफ्यूज कर रहे हैं लिख रहे थे तो। देखिए क्या है? पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तीन तीन छो थाईलैंड है, और एक मालदीव हो गया। कौन सा? मालदीव।
मालदीव, ये मालदीव, ये 7 देश जलीय सीमा के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड कहाँ है? यह है आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर में। शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो यह है लघु हिमालय का भाग। किस हिमालय का? लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में अल्पाइन चारागाह मिलता है। तो पूछेगा अल्पाइन चारागाह कहाँ मिलता है? लघु हिमालय में। अल्पाइन चारागाह। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसको जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा भारत तथा म्यांमार को जोड़ता है, जो मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? ये मणिपुर में है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। बोरजिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर तथा गिलगत को जोड़ता है। और बोरजिल दर्रा के बारे में पूछेगा। बोरजिल दर्रा ये श्रीनगर और गिलगत को जोड़ता है। गिलगित या गिलगत को। सितला दर्रा शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। सितला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। 14 हो गया। 15। राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो जिसका नाम कभी एक बार सुने हैं उसको जरूर याद रखिए। राकापोशी पर्वत ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसकी ऊंचाई 1788 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत में भारत में तथा नामचा चीन में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक जानते हैं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता अपवर्तनांक का मात्रक। क्योंकि वो एक माध्यम बटे दूसरा माध्यम होता है तो कट जाता है। 17। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग ये विभवांतर मापन में किया जाता है। किसके मापन में? विभवांतर मापन में। आइए 18 का जवाब दीजिए। 18 में क्या कहा गया? किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास गुने वेग का स्क्वायर। यह किस पर करता है? मास, द्रव्यमान और वेग पे। तो यही इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी दृष्टिकोण से। इसका जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या नहीं? जड़त्व का नियम। गुरुत्वीय त्वरण का देखिए, पहला जड़त्व का नियम है, दूसरा को पूछेगा सेकेंड लॉ को संवेग का नियम। पहला से बल का परिभाषा, दूसरा से इसका व्यंजक प्राप्त होता है। तीसरे को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब एक क्रिया के विपरीत दूसरी क्रिया। क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया। कोई वस्तु को हम धक्का देते तो वो भी हमें धक्का देती है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो। जितना मास रहता है उसके अनुसार धक्का देता है। लेकिन कोई निर्जीव रहता तो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन धक्का वो भी देता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? जिसका वजन ज़्यादा रहता है धक्का देने में, वो आपको मतलब ठेल देगा, ढकेल देगा। जिसका कम रहेगा वो ढकला जाता है। इसलिए हम लोग दीवार को नहीं ढकेल सकते हैं, क्योंकि दीवार का मास ज़्यादा होता है तो हम धक्का नहीं दे। अगर वही दीवार छोटा हो और आप उसको धक्का देते, आपका फोर्स ज़्यादा लग जाए तो वो गिर जाता है।
गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं क्या होता है? F बराबर जी m1 m2 या r1 r2। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो थोड़ी ग्रेविटेशनल नियतांक है ये गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला अलग होता है, जी बराबर होता है जी एम ई बटे आर का स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर रहता है, मास पे भी निर्भर रहता है, त्रिज्या पे निर्भर रहता है, पृथ्वी के ये वस्तु के द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं रहता है। तो यही हो जाएगा, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर रहता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? न्यू बराबर वी लेमडा। अगर इसकी आवृत्ति बढ़ेगी तो इसके तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका फॉर्मूला होता है, और सॉरी, वी बराबर न्यू लेमडा होता है। वी बराबर न्यू लेमडा होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ये वेग बराबर का आवृत्ति अगर बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य को घटाएंगे तभी दोनों वेग के बराबर इक्वल रहेगा। क्योंकि एक को अगर एक ही तरफ एक को अगर घटा रहे तो दूसरे को बढ़ाना होगा, दूसरे को बढ़ा रहे तो फिर पहले को घटाना होगा। तो एक का आकार आवृत्ति बढ़ती है तो आवृत्ति बढ़ रहा है तो तरंग दैर्घ्य को घटाना होगा। क्या तरंग दैर्घ्य अगर इधर भी आएगा तो घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। ये प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है वेग और मतलब आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में। किसी दर्पण के वक्र की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ये एफ बराबर 2f बराबर आर होता है, मतलब वक्र त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर ये 2f। ये 22 हो गया। चलते हैं 23 की ओर। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा चालकता। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मिला। तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से इसका संकेत बनाया जाए बस। जैसे या तो कार्बन या सोडियम होता है तो Na होता है, मतलब एक या दो, तीसरा नहीं देखे होंगे संकेत में। तो ये किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था? तो ये दिया था वर्जीलियस ने। किसने? वर्जीलियस ने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रख लीजिए। अगर ये आएगा तो समझिए आपको भीड़ से अलग कर देगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में। प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यह ग्रेफाइट परमाणु में 4 होती है। कितनी? 4 होती है। क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही अप्रूप है तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो 2 4, तो 4 हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही सत्य नहीं है। विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं।
गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ का कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। अनिल एगो फॉर्मूला बताए थे, ठीक, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो उसको उल्टा, तो लाल को नीला कर देगा। क्षार लाल नीला सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचारित करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आयन बन जाता है, आयन रहता है, तो सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस धातु कौन सी है? बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस धातु, गैस भी होगा और धातु भी रहेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थिरता अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ये धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका? धोवन सोडा का। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O धोवन सोडा है, तो इसमें जल होगा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसमें हाइड्रोजन होता है। बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा। फिटकी का फॉर्मूला बताते हुए Na2SO4 इंटू Al2SO4 का और 3 इंटू 24 H2O। फिटकरी या एलम? फिटकरी का यही फॉर्मूला होता है, Na2SO4 होता है ना। आप लोग बताइए क्या होता है इसका, फिटकरी का फॉर्मूला? फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2 होता है फ्रेंड्स, K2SO4 होता है। सॉरी, K2SO4 क्या होता है? K2SO4 होता है, Na2SO4 नहीं है। K2SO4, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O होता है। आइए 32, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? पानी में अगर घोलेंगे तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये CaSO4 हेमीहाइड्रेट मतलब ½ H2O, इसको जल में घोलेंगे, ये क्या दे देगा? CaSO4 इंटू 2H2O दे देगा, मतलब जिप्सम दे देगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। किसको? निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्केनोलॉजी। क्या? ऑर्केनोलॉजी। ये साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन से संबंधित है। किससे? कुत्तों के अध्ययन। क्योंकि किसका किया जाता है? कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन। किसका? इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन। और आर्कियोलॉजी में मानव संस्कृति विकास कर्म का अध्ययन। मानव संस्कृति विकास कर्म का अध्ययन। पेशी उत्तक कितने प्रकार की होती है? तो पेशी उत्तक ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। कौन कौन होती है? एक होती है रेखित पेशी उत्तक,
रेखित पेशी उत्तक, दूसरी होती है अरेखित पेशी उत्तक, और रेखित पेशी उत्तक, और तीसरी होती है हृदय पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। क्या? आनुवंशिक विविधता। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह को ऑर्थोपोडा कहा जाता है। क्या? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा भी आता है। इसके इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, भूमिगत तथा आकाश में भी पाया जाता है ऑर्थोपोडा। इसका शरीर सिर, विभत्स तथा उदर में विभक्त होता है। यह पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यही सबसे बड़ा संघ यही है, इसलिए याद रखिएगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? जो लालिमा पाया जाता है, लाल सेब होता है सेब का, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन है। पपीता में कैरिका जेंथिन के कारण पाया जाता है। कैरिका जेंथिन ये पपीता में, पपीता में, और ये जैंथोफिल हल्दी में, और ये लाइकोपिन तो जानते हैं टमाटर में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलान करना है। तो ये सबसे छोटा बीज क्या हो जाएगा? आर्किड हो जाएगा। आर्किड का बीज सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल। सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटा पुष्प ये हो जाएगा वुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम, ये माइकोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, इसका राइट आंसर 3 1 2 4, 3 1 2 4 फर्स्ट हो जाएगा। 42। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से वाईवी रेड्डी समिति का। किसका? वाईवी रेड्डी समिति का। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1949 में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व दिया गया है किसको? रिफाइनरी उत्पाद को। किसको? रिफाइनरी उत्पाद को। इसको रिफाइनरी उत्पाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। आइए मैथ है। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या है, तो मान लीजिए एक विषम है x+1, तो दूसरा कितना है x+2, सॉरी विषम होगा तो एक अंक बाद होगा x+3, x+5 और x+7। ये 4 गो है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4x प्लस 7 5 12 3 15 1 16। और इसका क्या कह रहा है? औसत। औसत मतलब 4 संख्या है, 4 से भागा देंगे, कितना के बराबर है? 42 के बराबर है। अब काटिए 4 से 4, ये 4 मतलब x+4 बराबर 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 38। तो पहले तो क्या कह रहा है? बी तथा डी। तो ये ए था, बी था, सी था, ये डी था, तो बी तथा डी का
गुणनफल क्या होगा? तो 38 में से बी 3 जोड़िए कितना हो जाएगा? 41 और गुने डी कितना हो जाएगा? 38 प्लस 7 45। तो इसको गुना कीजिए। ये 45 और 45 से चौका 180 कितना हो जाएगा? 5 4 18 मतलब 1845 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 1845। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी है। यदि इसकी कुल इतना टांगे हैं, मतलब टांगों की संख्या इतना तथा सिर इतना है, तो तोतों की संख्या निकालना है। तो तोता है, तोता का पैर कितना होता है? 2 पैर होता है। तो दो, इसको तोता को पी मान लेते 2p। और फिर हाथी का कितना पैर होता है? कुछ कुछ हाथी है, हाथी को 4 लेग्स होता है, तो ये एलिफेंट कुल कितना है? 1746 है। तो इसको कर दिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। p प्लस 2e बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 2 अट्ठी 16, 1 2 सती 14, 2 तिया 6। ये समीकरण एक आ गया। और समीकरण दूसरा सीड है, तो सीड तो दोनों के एक एक का वही होगा। पी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 858। हमको निकालना है किसका? तोता की संख्या यानी पी निकालना है। तो हमको ई को एलिमिनेट करना है। इसको हम 2 से और गुना कर दीजिए। 2p प्लस 2e बराबर कितना आ जाएगा? और दोनों 16 छो बाकी 15 से बाकी एक और दोनों 16 17, मतलब समीकरण ये 2 आ जाएगा। तो एक और दो, 2 से एक को घटा दीजिए, 2 माइनस 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 11 4, ये 16 8 843 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 843 आ जाएगा। और ये पैरोट आ गया। अगर एलिफेंट का पूछता तो आप यहाँ से फिर उसको घटा देते हैं। 858 से 43 घटाइए, कितना आ जाएगा? 7 8 7 15 आ जाएगा एलिफेंट का। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उससे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वो दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अगर ए आरंभ करता है, देखिए, ए आरंभ करता है तो मतलब ये 1/10 भाग करता है एक दिन में। फिर बी का बारी आता है, बी एक दिन में करता है 1/15 भाग। तो 2 दिन में कितना भाग हुआ? ये 15 10 25 बटे 150, मतलब 25 का 150 यानी 1/6 भाग हो गया। 1/6 भाग ये 2 दिन में हुआ है। आपको इतना लिख रहे हैं समझाने के लिए। तो हमको इसको इसको मतलब नीचे जो भी रहता है उसको हमको एलिमिनेट करना होता है, मतलब ऊपर हमको ऊपर में लाना होता है। तो 1/6 भाग कर लेता है ये 2 दिन में। तो हमको इसको क्या कर रहा है? बारी बारी तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसको हम 1/6 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। मतलब 6 से गुना किए, मतलब अगर एक था तो ये 2 दिन के बराबर हो रहा था। तो 6 होगा तो 6 कितना के बराबर होगा? 6 गुने 2 मतलब 12 दिन के बराबर हो जाएगा। कितना? 12 दिन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये आसान था तो बन गया फ्रेंड्स। अगर कभी कभी ये 12 13 दिन भी आ जाता है, तो आपको पहले 5 से करते, क्योंकि 6 से करे तो ये आ गया। अगर 5 से करते तो ये 5/6 आता, तो कुछ भाग फिर उसमें चला जाता है बी में इस समय। तो ये 12 दिन आ गया। तो फिर आप इसको ये एक और मेथड से बना सकते थे। ये इसको कितना 15 10 का एलसीएम 30 यानी 30 हिस्सा भाग है। ये 10 कर रहा है एक दिन में, कितना कर रहा है? 10 या 30 मतलब 3 भाग मतलब 3 इकाई कर रहा है। और 15 15 तो 30 है, मतलब ये 2 इकाई कर रहा है। पूरे कितना हो रहा है? 5 इकाई हो रहा है। 5 इकाई काम कितना दिन में हो रहा है? ये 2 दिन में हो रहा है। तब 5 गुने 6 होगा, तभी न 30 होगा। ये 30 इकाई खत्म होगा। 5 गुना 6 होगा, तो फिर इसको भी 2 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। आप ये मेथड भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है
गुलजार को और रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया है। किनको? गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन। राम 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में लक्ष्मण का अंशदान क्या है? राम देखिए, राम 3500 रुपये लगाता है एक कारोबार, और 6 माह के पश्चात राम कितना दिन के लिए लगाया? ये मान लीजिए ये 12 दिन के लिए लगाया, और सॉरी 12 महीने के लिए लगाया। 6 महीना पश्चात ये अनुपात कीजिए। ये राम था और ये लक्ष्मण। ये ये कितना लगाया? ये 6 महीने के लिए लगाया, ये मान लीजिए एक्स लगाया, और ये 6 महीना के लिए लगाया। तब रेशियो निकालिए, 6 दूना 12, मतलब 7000/x। तो यही अनुपात 2:3 दिया हुआ है। तो ये अनुपात 2:3 दिया गया है। मतलब ये 700, इसमें कितना से भाग करना पड़ रहा है, यानी ये 3500 का गुना है। तो इसको भी हम 3500 से गुना करेंगे, कितना आएगा? इसको भी अगर हम इसी तरह इसके ये करेंगे दोनों भी इक्वल, तो इसमें भी 3500 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 35 दिया 105 आ जाएगा। 105 और 2 को 0, कितना हिस्सा आ जाएगा इसका? तो आ जाएगा 110,500 आ जाएगा। या फिर आपको इसको इस तरह भी कर सकते थे आराम से, 7000/x बराबर 2/3 है। तो ये 3500 हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा? 105 आ गया आराम से। आपको कोई ट्रिक करने का, जिस तरह हम से बना रहे हैं उसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाइए, बनाते जाइए। आपको कहीं भी कोई चीज़ याद नहीं रखना पड़ेगा। हम तो वैसे ही बना देते हैं, भले जीके जीएस के कारण थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है रिजल्ट। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और रेस लगाते रहिए। धन्यवाद। आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बनाए हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं।